वेलकम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो सभी सनातनी भाइयों को चैत्र नवरात्र की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यूअर्स, हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में एक बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटनाक्रम देखने को मिला। नेपाल में राजतंत्र की पुनः मांग उठने लगी है। एक तरफ जहां पूरा विश्व में या तो लोकतंत्र है या लोकतंत्र की लोग मांग कर रहे हैं, वहीं नेपाल में राजशाही को वापस स्थापित करने की मांग करना, साथ ही लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग करना। हिंदू राष्ट्र, भारत भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन नेपाल में जो कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, उसको वापस हिंदू राष्ट्र घोषित हो, उसकी मांग की जाने लगी है। ये कितना सफल होगा, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर मुख्य प्रश्न यही उठता है, क्या नेपाल में राजशाही राजतंत्र की वापसी होगी? क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? इन सब विषयों को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक RSN सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने, मेरे को याद है, आपने एक पुस्तक लिखी थी, दी अनमेकिंग ऑफ नेपाल, आज से तकरीबन 12-15 साल पहले। जी। उस पुस्तक में जो भी आपने लिखा, वो पिछले 10-15 सालों में वही घटित हुआ। आपकी असेसमेंट इतनी स्ट्रांग थी नेपाल को लेके, जो मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकती। तो अभी का जो घटनाक्रम चल रहा है सर, उसमें क्या नेपाल वापसी की ओर जा रहा है राजतंत्र की तरफ? और क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा नेपाल? जितेंद्र जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आपने बिल्कुल सही कहा। आज से कोई 15 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। और वो किताब कोई रेफरेंसेस और उस पर नहीं थी जो एकेडमिशियंस का ये होता है। मैंने निर्णय लिया था कि मैं पूरे नेपाल का दौरा करूंगा, क्योंकि नेपाल एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे था उस समय। मैसेकर हो चुका था। किंग ज्ञानेंद्र थे वो, बिल्कुल मतलब उनको तो बिल्कुल इम्बेसाइल, पॉलिटिकली इम्बेसाइल कर दिया था। और एक वैक्यूम सा था पूरे नेपाल में। अब वो वैक्यूम भरने के लिए कौन सी ताकतें थी? तो वो सारे ये माओवादी। और आपको याद होगा कि हम मतलब ये आपको एहसास होना चाहिए कि उस समय हमारे यहाँ भी जो ये माओइज्म था, दिस रेड कॉरिडोर कॉरिडोर, फ्रॉम हाँ बिल्कुल, हाँ। तिरुपति टू पशुपति, हम्म। वो भी अपने पीक पे था। हम्म। उसका भी असर था। और हमारे यहाँ विदेशी महिला थी। तो ये जितने माओइस्ट इवेंट्स इंडिया और नेपाल में थे, उसका बहुत बड़ा वो था। वो खुद एक माओवादी है। सीताराम येचुरी का बहुत बड़ा हाथ था। और भी जो लेफ्टिस्ट ब्रांड के हमारे यहाँ जो लोग हैं, वो सारे उसमें ये थे, इन्वॉल्व थे। जब मैं वहां से आया तो मैंने अपनी यात्रा तराई से शुरू की थी और सभी से बात किया, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। राष्ट्रपति से भी मेरी मुलाकात हुई थी। और यही है कि उस वैक्यूम में सिर्फ वो एक ये कोई नहीं जानता था कि ये जो वैक्यूम है, इस कौन सी फोर्सेस इसको फिल करेंगे। माओवादियों को इंटरिम सरकार में लाया गया। क्यों भाई? इलेक्शन अनाउंस होते, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती, इंटरिम सरकार बनती, लेकिन माओवादी ऑपोजिशन में बैठने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने भाई हमने क्रांति किया है। तो क्रांति किया तो तुम अगर इतने पॉपुलर हो क्रांति से, तो फिर आप हाँ, मेजोरिटी लो और आ जाओ। मेजोरिटी लो ये। हाँ। तो एनीवे, ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैंने जब इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम का बात किया, तो देयर इज क्लियर लैक ऑफ नेशनलिज्म इन नेपाल। और जैसे हर देश का एक रैलिंग पॉइंट होता है जिस पर नेशनलिज्म आधारित होता है। नेपाल का क्या था? जो राजशाही थी सर, ठीक है ना। ये monarchy। ये
मतलब पहला सवाल किसी के मन में उठता है कि भाई ये नेशनलिज्म किस उस पे था, मोनार्की पे था। क्यों हम मोनार्की की बात करते हैं? आप अगर इतिहास ले लो तो आज से मतलब 1760 165 दो ढाई सौ साल पहले। हाँ, के पहले नेपाल नाम का कोई चीज ही नहीं था। आज का जो आप मैप देखते हैं ना नेपाल का, तो उसमें 1768 के पहले में कि कई किंगडम्स में अ, बटे हुए थे। देवर मोर देन 50 प्रिंसिपैलिटीज इन नेपाल। नेपाल, अच्छा। और सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ठीक है ना? उसमें गोरखा भी एक था, जिसके नाम से ये गोरखा है। गोरखा इज एक्चुअली ए डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना? गोरखा एक जगह है। ठीक है। और वो गोरखा का जगह गोरखा है वो ये जो संत है हमारे गोरखनाथ उनके नाम से। तो जो एक्चुअली जो नेपाल का जो टेम्पोरल सेंटर है वो है नेपाल में, और जो स्पिरिचुअल सेंटर है वो गोरखपुर में। तो आप समझ सकते हो कि अपना योगीनाथ जी का से उनका मतलब किस तरह का रिश्ता है। ठीक है ना? सही बात। एनीवे, एक बहुत बड़ी वो एक कहानी है कि इन्होंने बहुत पूजा की थी गोरखनाथ जी ने को। तो आशीर्वाद मांगा था, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम ये सब प्रिंसिपैलिटीज को एक साथ कर लोगे और पूरे तुम 10 जनरेशन तक तुम यहाँ पर राज करोगे। कुछ ऐसे भी कहानी है कि उन्होंने ये सब करने के पहले उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दही दो। दीज आर जस्ट बट एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं मतलब जो लोक कथाएं होती हैं सर। लोग की उन्होंने दही खाई और दही ही वॉमिटेड, और बोला कि ये प्रसाद के रूप में लो। तो पृथ्वी नारायण शाह जो थे वो थोड़ा ही बॉल्क एट द दिस। तो बोले कि चलो तुमने इतनी मेरी पूजा की अर्चना की है तो 10 साल तक तुम ये रहोगे। सॉरी 10 जनरेशन है, ऐसे करके उन्होंने कहा। तो एनीवे दिस हैपेंड एंड माइथोलॉजी कहिए या जो भी है, बट नेवरदलेस ये गोरखनाथ से बहुत उनका वो स्पिरिचुअल संबंध बहुत क्लोज है। तो मैंने कहा 50 प्रिंसिपैलिटीज, मतलब वेस्ट में 24 प्रिंसिपैलिटीज और इस तरफ और बाकी ईस्ट में। जो आपका तराई का रीजन जो है, जो प्लेन का इलाका है, ठीक है ना, तो तराई का रीजन जो है वो खुद 2 प्रिंसिपैलिटीज में बांटा हुआ था। तो आप समझ जाओ कि नेपाल क्या था। तो होता क्या है कि धीरे धीरे सारे को कैप्चर करके फिर इन्होंने क्या कहते हैं एक कंट्री बनी। एक कंट्री बनी। ठीक है ना? और कंट्री जो आप काठमांडू जो आप देख रहे हैं, काठमांडू में 3 प्रिंसिपैलिटीज। अच्छा। ठीक है ना? दैट इज काठमांडू, पटन एंड भटगांव। इसको कैप्चर करने में पृथ्वी नारायण शाह को 25 साल लग गए थे। एंड दैट इज हाउ नेपाल वॉज मेड। तो नेपाल तो मोनार्की ने बनाया है। देयर इज नो कंट्री, आप अगर मोनार्की के बिना नेपाल संभव ही नहीं था। ठीक है ना? उसमें अगर आप देखें तो ये जो हिल एरियाज है वो करीब 79.2% है, वो जो हिल एरियाज है। और एक बड़ी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है ज्योग्राफिकली, इस तरीके से कि जो तराई रीजन है ऑलमोस्ट फ्रॉम सी लेवल टू हाईएस्ट, यू सडनली यू राइज टू द हाईएस्ट माउंटेन्स। अगर आप फ्लाई करते हो ना, मान लो मैंने तो फ्लाई किया है जनकपुर से काठमांडू, आप सडनली मतलब 15 मिनट के अंदर में, मतलब इतने कम उसमें आपको दुनिया में
मतलब धरती पर, सॉरी, आपको इस तरीके का राइज कहीं नहीं कहीं देखने को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्टीप राइज एंड हो देन गया। 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स, ऊपर में तराई, सॉरी ऊपर में ऊपर माउंटेन्स और नीचे में तराई। तो जोग्राफिकली भी आप देखोगे तो वो भी कोई मतलब नेशनलिज्म के अगेंस्ट मिलिटेट करता है। सो अच्छा, फिर उसके बाद वो लैंडलॉक्ड है, ठीक है ना। उधर देर आर तिब्बत और नीचे 46, आई थिंक 46 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर लैंडलॉक्ड एंड नेपाल इज वन ऑफ देम। तो हमारे ही ऊपर है भाई, समुंदर का ये हमारे ये है। हमने नेपाल को हमेशा ये सेलिब्रेट इसलिए किया है क्योंकि एक तो हमसे हमारे से बेटी रोटी का रिश्ता है। ये स्पिरिचुअल जो मामला। रॉयल डायनेस्टी भी है ना सर, ये रॉयल डायनेस्टी, ये मोनार्की, वो वहां गई, वो भी तो यहाँ ही राजस्थान से गए किसी जमाने में। पहले क्या होता था कि एक जमाना आया, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं कि यहां पर जब भी ये मुगलों का या मुसलमानों का, आक्रांताओं का जब उनका हमला होता था, तो ऐसा होता था कि जब नारी मतलब महिलाओं का अनटेनेबल हो जाता था तो मर्द लोग अपने महिलाओं को कहते थे कि पहले तो जौहर करते थे, फिर वो नेपाल की तरफ जंगलों में चले जाते। तो ऐसा भी हुआ कि कई वहां पे जाके बस गए तो उनको अपनी वो चलानी भी थी, वो मतलब आजीविका, हाँ। वंश भी चलानी थी। सो दे गॉट मैरिड टू थारूज। थारूज इनके सर्वेंट्स होते थे, अच्छा। ठीक है ना। तो अब जो भी है, लेकिन एक वहां पर परंपरा थी कि आज तक, मतलब अभी हाल तक था ये कि कोई, कई घरों में जब पत्नी खाना परोसती थी अपने हस्बैंड के लिए, तो उसको परोसने के बाद उसको पैर से थोड़ा सा किक कर देती थी कि दो यू आर माई हस्बैंड बट डोंट फॉरगेट दैट यू आर माई सर्वेंट, यू बिलोंग टू दैट, दीज आर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट जो है, अब आपने बिल्कुल ये वैक्यूम इसको इसको क्रिएट कर दिया लेके, ठीक है ना। अब इस वैक्यूम को कहां से माओइज्म और प्रचंडा और ये थोड़ी इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो मैं जब गया वहां पे तो देखा कि ये इतनी, मतलब वो अ, तराई में एक अलग तरह का गुस्सा, बाकी लोगों में अलग तरह का पूरा कंफ्यूजन, ठीक है ना। वो क्या, कम्युनिस्ट यूथ लीग का उस समय एक जुलूस निकला था, मुझे याद है, और मुझे तभी ये एहसास हो रहा था कि इनका जो अपील जो है वो माओवादियों का, वो धीरे 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 वो कम हो रहा है वहां पे। तो इनको मालूम था कि हमारे कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ नेपाल में दो ही इंस्टीट्यूशंस थे जो कि इनके सबसे बड़े ऑब्स्टिकल थे, वो थे मोनार्की और हिंदुइज्म। मोनार्की, हिंदुइज्म, ठीक है ना, इंडिया, ये सारे मतलब ऑब्स्टिकल्स थे। तो मोनार्की था, हिंदुइज्म था। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो इन्होंने किंग बीरेंद्र का मैसेकर करा, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप देखो ना कि वो किंग बीरेंद्र एंड फैमिली को के असैसिनेशन से किसको पॉलिटिकल फायदा हुआ, बिल्कुल, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र इज जस्ट अ सिंबल, बट किंग बीरेंद्र वॉज अ वेरी वेरी पॉपुलर मैन। मैंने आपको कहा कि जब उनकी मृत्यु, जब उनका असैसिनेशन हुआ था, तो लाखों लोगों ने नेपाल में अपना सर मुंडवा लिया था गम में। बहुत वो लोकप्रिय राजा थे, विष्णु का अवतार मानते हाँ थे। विष्णु को, विष्णु, हाँ। हाँ वो ये था। तो जब ये हुआ, जब मोनार्की गई, हाँ, दूसरा ऑब्स्टिकल, एक तो इनका मोनार्की था, दूसरा था नेपाल आर्मी। अब मैं नेपाल आर्मी की आपको कुछ बात बताता हूं। एक यहां विवेकानंद इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार में काफी लोग थे,
नेपाल के एक्स आर्मी चीफ रुक मंगत कटवाल, वो भी वहां पर थे। और जो इनका जो माओवादियों का जो कमांडर जो था, किसी जमाने में अंडरग्राउंड रहा होगा, उसका क्या नाम था, पुन पुन ऐसे करके था उसका। उसके उसके सामने रुकमंगत कटवाल ने बोला, हमको संबोधित, मतलब हम भारतीयों को संबोधित करते हुए, कि इन माओवादियों पर कभी विश्वास मत करना। कहता है हमने कई बार ऐसा मौका मिला कि हम इनको जड़ से उखाड़ के फेंक सकते थे। होलेरी एक जगह है, वहां पर इनके पूरे जो टॉप लीडरशिप था उसको घेर लिया गया था। उसी दिन यह मामला खत्म कर सकती थी नेपाल आर्मी। फिर उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि यार अपने लोग हैं, इनको क्यों मारते हो, ये वो, हमने छोड़ दिया। उन्होंने हमको संबोधित करते हुए कहा कि आप ये गलती मत करना। वो कर भी नहीं रहे हमारे अमित शाह जी, ये काफी गलती कर रहे मत हैं। करना। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपका देश जो है बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो आपको वो चीज महसूस नहीं होती। हम्म। ठीक है ना, हमारी कंट्री जो है वो छोटी है, हम्म। और हम देखो जो हमने इनको बख्श दिया, और इसका क्या मतलब इन्होंने फायदा उठाया। हम्म। कहते हैं ये किसी के नहीं है। तो अभी मैं देख रहा था वो क्या, जो ओली ओली का हम्म। जो बयान आया है, कि ओली ने कहा कि हम पीछे नहीं जा सकते हैं। तो पीछे नहीं जा सकते हैं, तो ये बताइए बताइए कि ये जो आइडियोलॉजी जो आप लेके आए, वो कहां से लेके आए आप? सही बात है। हाँ। तुम्हारे बाप ने इजाद की थी हम्म। आइडियोलॉजी। हम्म। मोनार्की तो कह सकता है कि मैंने कंट्री बनाया कॉल्ड नेपाल, हम्म। तुमने क्या बनाया? बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आ, ये देखिए अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, केवल काठमांडू में। एक चीज मैं आपको बताऊं, काठमांडू इज द नर्व सेंटर ऑफ नेपाल। पॉलिटिकल रूप से, जियो पॉलिटिकल रूप से, स्ट्रैटेजिक रूप से, अगर काठमांडू में कुछ होता है, दैट इज व्हाट मैटर्स पूरे उस कंट्री पे। पूरे कंट्री पे। ठीक है ना, हम्म। क्योंकि बनावट ऐसे ही है वो हम्म। उस कंट्री की। तो काठमांडू में अगर ये जुलूस निकला, एक दिन वो वहां पे आए, काठमांडू एयरपोर्ट पे उतरे, अपने किंग ज्ञानेंद्र, 5,000 लोग थे, कर्फ्यू लगाने पड़ी लोगों को, इतनी भीड़ थी। लोग क्या आवाजाही में ये थी, मुश्किल हो रही थी। उसके बाद से अभी ईस्टर्न पार्ट ऑफ काठमांडू में हुआ, अभी ये 2 लोग मारे हम्म। गए, हम्म। 30 से ज्यादा घायल हुए। ब्रिंग बैक मोनार्की इसके नारे लगाए हम्म। गए, ये सब सारा कुछ हुआ। तो ये इन्होंने अभी वो कहता है कि भाई बट ये केवल काठमांडू तक सेंट्रिक है। तो आई टोल्ड यू कि इट इज ओनली काठमांडू दैट मैटर्स। ठीक है कि नहीं? अब हुआ क्या है कि परेशान तो है, कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि नेपाल आर्मी को भी इन्होंने बुलाया। एंड एग्जैक्टली जब मैं एक किताब लिख रहा था, तो इन लोगों ने कहा कि आर्मी को तो जो ये टारगेट कर ही रहे थे, मतलब ये माओवादी जो है टोटली एंटी नेशनल्स। ठीक है ना, आर्मी को टारगेट कर एक आर्म पुलिस फोर्स इन्होंने 20,000 नफरी की बनाई थी वहां पे, और उस समय तैयार की गई, अभी भी है। उसको भी ये टारगेट करने लगे कि इनके डिप्लॉयमेंट, इनको बोलो बैरक्स में रहे, ये निकलेंगे नहीं कहीं से। मतलब कि स्ट्रीट पावर बस सिर्फ मेरे साथ है। हम्म। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय को ये कहा था कि आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी, मान लो पुलिस फोर्स रिवोल्ट कर देती है, हाँ। तो क्या होगा? तब क्या होगा, सही बात। तो आपको नेपाल आर्म पुलिस की हम्म। जरूरत होगी। नेपाल आर्म पुलिस फोर्स अगर रिवोल्ट कर देती है, तो हम्म। आपको आर्मी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बोला कि योर एक्सेलेंसी, आप सोचिए
कि आपका जो लास्ट इंस्ट्रूमेंट है उसी पे ये चोट मार रहे हैं। तो कंट्री वाज खत्म। ठीक है, तो इसीलिए तो मैंने लिखा था ना, वो टाइटल ही मैंने लिखा था, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। अनमेकिंग ऑफ नेपाल। तो ये इस तरह के बिल्कुल इट वाज अ कंट्री इन टोटल डिसरे, और आज भी इट इज अ कंट्री विदाउट नेशनलिज्म, क्योंकि आपने एक सिंगल, अच्छा आप क्या आपने कहा कि पूरी दुनिया प्रजातंत्र के, प्रजातंत्र के कई रूप होते हैं। चाइनीज भी कहते हैं कि हम प्रजातांत्रिक देश हैं, जिसके अनुयायी ये प्रचंड और ये बाबूराम भट्टाराय और ये सब है, वो भी कहते हैं, तो वो क्यों नहीं कंडेम करते? दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके में प्रजातांत्रिक मूल्य है, तो भाई ये माओवादी जब ये इंटरिम गवर्नमेंट में आए तो इनको ऐसे ही ले आके गया गया, इनको प्राइम मिनिस्टरशिप भी दिया गया, सरकार में लाया गया। आप एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन होता शुरू में, आप उसको लड़ते, अपनी ताकत दिखाते उस समय, तो ये ऑपोजिशन में बैठने के लिए कभी तैयार नहीं थे। तो ये कौन से डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं इनके? उसके बाद इन्होंने जो आर्मी के साथ किया, इन्होंने उसमें जबरदस्ती रेवोल्यूशनरी घुसाने की कोशिश की, ठीक है ना। जैसे वहां हुआ था ना ये बांग्लादेश में, जो फ्रीडम फाइटर्स को उसमें घुसाने की कोशिश की, यहां भी ये सब हुआ। तो ये सारा चीज होता रहा है, लेकिन एक चीज इसमें रही है, और कॉन्स्टिट्यूशनली मैं आपको बात बता दूं, जो 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, जो वीरेंद्र ने बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है विथ वेरी लिमिटेड पावर्स, मोस्ट ऑफ द पावर्स वेस्टेड विद द पार्लियामेंट। आज तक मुझे समझ में नहीं कि वो क्या उसमें क्या कमी थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसकी भरपाई की, कोई ये नहीं था। फिर भी आपने जो भी था, आपने इंसर्जेंसी का रास्ता चुना, 10 साल इंसर्जेंसी हुआ, कितने लोग मारे गए हैं, और उसका तो इन्होंने एक क्या कुछ एमनेस्टी स्कीम निकाल दिया उसमें कि ठीक है ना, क्या ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करके ऐसे करके उन्होंने उस पर मुकदमा भी नहीं चलने देते हैं ये, ठीक है। तो किंग वीरेंद्र जो थे एक बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। मुझे मालूम है कई बार कुछ ऐसे होता था कि कोई डिमांड होती थी तो वो चुपके से वो कहते थे पॉलिटिकल पार्टीज को कि आंदोलन करो, तुम आंदोलन करोगे देन आई हैव अ बेसिस। सो ही वाज दैट काइंड ऑफ ए मोनार्क। उस आदमी को आपने मरवा दिया लेके, ठीक है। और मोनार्की के इतिहास में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, कई उतार चढ़ाव आए। 1806 की बात है, एक वहां पे बंदरकाल मैसेकर हुआ था। तो जो प्राइम मिनिस्टर्स होते थे ना, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर्स यूज्ड टू बी द पावर बिहाइंड द थ्रोन। तो उस पावर राइवलरी में एक बहादुर शाह रूलर थे वहां पर, उनका जब डेथ हुआ तो दे असैसिनेटेड उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था, और फिर एक थापा डायनेस्टी वहां पर एज प्राइम मिनिस्टर्स रूल करने लगे ऑलमोस्ट फॉर 31 ईयर्स। और उस दौरान ये आपको ये एंग्लो गुरखा वॉर भी हुआ था 1814 से 1816 तक। फिर उसके बाद आपको 1845 में, 1845 में वहां पर एक कोत मैसेकर हुआ था। उसमें भी वो जो मतलब दो गुट बटे हुए थे मोनार्की में, और जो प्राइम मिनिस्टर जो थे उस समय थापा, उनको डिपोज किया गया, और फिर ये राणा फैमिली जो है वो आ गई, और ये राणा फैमिली देन रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट, इट वाज पावर बिहाइंड द थ्रोन फॉर ऑलमोस्ट 104 ईयर्स अच्छा, टिल 1951।
जब इंडिया ने किंग त्रिभुवन को ये किया है। तो इंडिया का रोल तो हमेशा रहेगा। अब क्या है सर कि हम मोनार्की की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज तो मैंने कहा कि नेपाल को बनाया किसने? मोनार्की ने। मोनार्की ने। दूसरी चीज क्या है कि आप दुनिया में कई और देश ले लो, आप हर देश की अपने अपनी यूनिकनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड। थाईलैंड में सरकारें हर साल, मतलब हर 6 महीने पे गिरती हैं, बनती हैं। वहां पर एक रैलिंग पॉइंट है, दैट इज दी मोनार्की। दैट इज द मोनार्की। वहां भी मोनार्की को बिल्कुल जो है वो स्पिरिचुअल दर्जा दिया गया, जैसे यहां विष्णु को। ये सिंबल है। सब कुछ टूट जाएगा, एक वो सिंबल रहेगा ना। जैसे हमारे फौज में होता ना कि हर पलटन की एक निशान होती है। सब चला जाए, निशान रहेगा तो पलटन जिंदा रहेगा। उसी तरीके से नेशंस जो हैं वो एक सिंबल रहता है तो नेशन जिंदा रहता है। ब्रिटेन, आज आप ब्रिटेन से निकाल दो मोनार्की को, ब्रिटेन विल कोलैप्स। जापान में, वहां भी अभी भी मोनार्क को लो, डजंट हैव एनी पावर्स, बट है, एक सिंबल है। वो कंट्री को एक नेशनलिज्म का ये एक वो रैलिंग पॉइंट होता है। आपने उसको छीन लिया, उससे छीन लिया तो वो वैक्यूम क्या का इंपोर्टेड आइडियोलॉजी। तो इन्होंने ये इंपोर्टेड आइडियोलॉजी, अब क्या है कि जैसा मैंने कहा कि भारत में भी उस समय रेड कॉरिडोर के बारे में मैंने बात की, तिरुपति टू पशुपति बहुत ये था। और उस समय यहाँ ये विदेशी महिला का राज था। विदेशी महिला का बहुत बड़ा इसमें ये है। और विदेशी महिला को ऐसे भी थोड़ा, उनको बहुत ये हिंदू किंगडम से बहुत नफरत था। उसने प्रण कर लिया था कि इनको हटाना है। इसका कारण क्या है कि वो एक बार पशुपतिनाथ मंदिर गई थी विदेशी महिला, घुसने नहीं दिया होगा, उसको घुसने नहीं दिया। और कहते हैं लोग कि उसी समय उसने ठान ली ये करना है, तभी वो हिंदू राष्ट्र हटा, सेक्युलर कंट्री बन गया। नहीं, जब ये हुआ तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये 2008 में इंटरिम गवर्नमेंट आई और बिना कोई कंसेंसस के इन्होंने पहला काम किया कि नेपाल को एक सेक्युलर वो रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। सर भाई, आप कोई चीज तो तब लागू करते हो ना जब उसकी डिमांड हो। कहीं पे कोई डिमांड ही नहीं था उसका। और इसका कारण क्या था कि इन्होंने सेक्युलर रिपब्लिक क्यों इन्होंने किया, डिक्लेयर किया? क्योंकि इनको क्रिश्चियन मिशनरीज को फैसिलिटेट करना था। और पहले क्या था, मैं पूरे इतिहास में नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन देखिए पहले क्या था, जब मल्ला डायनेस्टी थी ना नेपाल में, तो ये तिब्बत से कुछ ये फ्रांसीसियन ऑर्डर के कुछ मिशनरीज आए थे तो बड़े एक्टिव थे। पृथ्वी नारायण शाह ने जब सब ये कब्जा कर लिया, साला इनको भगाया। कहता भाई मुझे नेशन बिल्डिंग करना है, तो नेशन बिल्डिंग के लिए मेरे को हिंदू सिंबल चाहिए। ठीक है ना सर? तो इसने वो इनको भगाया वहां से, फिर ये भाग के यहाँ बेटिया है, फिर यहाँ नालायकों ने वहां यहाँ पर कन्वर्जन शुरू कर दिया, जो भी ये हथकंडे अपनाते हैं। अभी हालात क्या है कि जो साउथ कोरियन मिशनरी, वहां पे कम से कम 300 साउथ कोरियन फैमिलीज हैं, मिशनरी फैमिली, जो कि ये क्रिश्चियनिटी का गंध फैला रही हैं वहां पे। और ये नेपाल में कहा जाता है कि वर्ल्ड का भी फास्टेस्ट मतलब ग्रोइंग क्रिश्चियनिटी का वो है, मतलब कम्युनिटी है। एक जगह है ढरांग करके, वहां पर ऑलमोस्ट 70 चर्चेस हैव कम अप इन जस्ट फ्यू ईयर्स।
टोटल अगर नेपाल में आप देख लें, जहां पर कोई ये चर्च देखने को नहीं मिलता था, तो वो कम से कम 8,000 चर्चेज, क्लोज टू 8,000 चर्चेज इन नेपाल। अब इसमें है क्या कि ये चर्च का जो फैक्टर है तो हमेशा रहा है। जब मैं ये पुस्तक लिख रहा था, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, तो मैं काठमांडू में वैसे घूम रहा था, तो देखा यार एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे। तो मैंने इनसे बाद में पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। बोले ये सब माओइस्ट के सपोर्टर, यही पैसा दे रहे हैं इनको कि आएंगे नेपाल को क्रिश्चियन नहीं, वो सेक्युलर वो डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद वो ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब होता क्या है कि इसमें ये एक कमल थापा है, जो कि मैं उनसे मिला भी हूं, किताब लिखते, मेरे किताब में भी उनका जिक्र है। उनका कहना है कि भाई ये जो चर्चेज जो है, ये मिशनरी, ये तो कल्चरल, नेपाल के कल्चरल फैब्रिक पर ये वो करते हैं, चोट करते हैं, चोट कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी क्या है सर कि ये जो मोनार्की की जो दोबारा जो लोगों में वो आ गई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि फेड अप हो गए लोग सर। नहीं यार, आप सोचो ना, इतने दिन में हर 2 साल पे ये वहां पर सरकारें बदलती हैं। ठीक है। और कितने 15-16 सरकारें बदल चुकी हैं अभी तक। ठीक है ना। उसमें ये आप देखो, कभी प्रचंडा बन जाता है, तो कभी ओली बन जाता है, तो कभी ओली बन जा, मतलब देख कीप ऑल्टरनेटिव। अच्छा, इस बात को लोग भी समझ लें, आपके दर्शक, कि ये जो माओवादी, जो लेफ्टिस्ट, ये 2-3 रूट से चलता है। एक ओली वाली रूट है, ह्यूमन रूट, एक प्रचंडा वाली रूट है। ठीक है ना। एक मेन कम्युनिस्ट पार्टी रूल है। 2-3 तरीके से ये चलते हैं। एक पॉलिटिकल, सेमी पॉलिटिकल, और एक वो स्ट्रीट पावर वाली रूट। जैसे हमारे यहां सीपीएम हो गया, सीपीआई एमएल हो गया, और ये फिर आपके माओइस्ट हैं। ठीक है ना। अब इसको अर्बन नक्सल्स को आप उसको भी मतलब वो सीपीएम वाले रूट में उसको करें, तो ये सारे इतने सारे इनके ये हैं, मतलब ये रूट्स पे ये चलते हैं। ठीक है। एक और सबसे बड़ी चीज है कि जब देखिए क्या है कि इंडिया और नेपाल में फर्क बहुत है। हम केवल मोनार्की की बात नहीं कर रहे, हम हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं। और क्यों वहां का जो नेशनहुड है वो मोनार्की पे था। मोनार्की जो था वो हिंदुइज्म पे प्रेडिकेटेड था। ठीक है ना। और मतलब वो सनातनी कल्चर पे मतलब वो निर्भर था। ये सब मिला के नेपाल बना था। ठीक है। गोरखनाथ का आपको मैंने कनेक्शन बता दिया। बिल्कुल। अब है क्या कि अगर ये सब चीज आप निकाल लें तो नेपाल में कुछ नहीं रह जाता है। सही बात। ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट था, और सबसे बड़ी बात है कि वो हिंदुस्तान की तरफ देखते थे। नेपाल में जो हिंदुइज्म था वो, क्योंकि वो कभी कॉलोनाइज नहीं हुए थे, आपको ये मालूम होना चाहिए। नेपाल वॉज नेवर कॉलोनाइज्ड। तो वहां पर जो बिल्कुल जो प्योर फॉर्म ऑफ जो सनातन जो था ना, वो था। अभी भी उनका जो कैलेंडर जो है वो हिंदी कैलेंडर के उससे जाता है, हिंदू कैलेंडर से। आप वहां पर अभी भी जो जितने वो, जैसे होली को अभी भी वो फगुआ बोलते हैं। ठीक है ना। आप अगर वहां महिलाओं को सिंदूर लगाते देखो, द प्रॉपर वो सिंदूर, तो इस तरह के, बिकॉज दे वर नेवर कॉलोनाइज्ड। तो इसलिए वो वहां की जो हिंदुइज्म थी वो बिल्कुल उसके तरीके से, मतलब बिल्कुल इंटैक्ट था वहां पे। मोनार्की ने उसको इंटैक्ट रखा था। और वो क्योंकि अपने आप को एक विष्णु का अवतार ये कहते थे, प्लस द कनेक्शंस टू गोरखनाथ। ठीक है।
वो था उनका नेशनलिज्म का ये। अब बताइए कि ये नेशनलिज्म को के आपने हटा दिया तो फिर वो वैक्यूम किस चीज से फिल होगा? फिर फिल क्या हो रहा है भाई? तो कभी ओली बन जाता है, तो उसका फिर चाइनीज एम्बेसडर से होने लगता है, फिर ये चला जाता है, ये आ जाता है, यही यही हो रहा है, म्यूजिकल चेयर्स हो रहा है। जहां दो इकट्ठे हो गए तो तीसरे को हटा के वो ये हो रहा है। सो एवरी डे इट इज चेंजिंग। तो लोग देख रहे हैं कि यार ये तो बड़ी बड़ी बातें करके क्रांति की बातें, हमको लगी ऐसी क्रांति हमको नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये अभी जो है जो बैनर्स काठमांडू में देखने को मिले कि वेकेट रॉयल पैलेस फॉर किंग, लॉन्ग लिव आवर बिलवेड किंग, वी वांट मोनार्की इत्यादि इत्यादि, ये सारी ये थी उसमें। अच्छा, एक चीज ज्ञानेंद्र ने किया एंड पीपल लाइक कमल थापा ने, उन्होंने ये जो चिंगारी जो है ना, सॉरी चिंगारी नहीं, वो दिया जो है राजतंत्र का जो लॉ, उसको बुझने नहीं। एक पूरी पार्टी थी, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, जो कि प्रो मोनार्की थी, और उसमें और भी कई लोग आए, उसमें शामिल हुए हैं अभी, ठीक है ना। एक मिश्रा हैं और जो लीडर्स हैं जिन्होंने इसको पूरा इंटैक्ट रखा है, ये इस पूरे मतलब इस लॉ को जलाए रखा है। और अब जब जियो पॉलिटिकल हालात बदले हैं तो इनको सिचुएशन फेवरेबल लग रहा है। इंडिया में भी तो सर वो, क्योंकि माओइस्ट पे क्रैकडाउन हुआ, वहां भी आई एम कमिंग टू व्हाट इज ये जियो पॉलिटिकल हालात कैसे बदले। जियो पॉलिटिकल हालात इसलिए बदले हैं, अब देखो पूरा ट्रंप का आना, ठीक है, ट्रंप का आना, क्रैकडाउन ऑन, मैसिव क्रैकडाउन ऑन माओइस्ट, एक, ठीक है, यहां जब क्रैकडाउन होता है तो वहां पीड़ा बहुत होती है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि ये महाकुंभ, आपको मालूम है कितने नेपाल से लोग आए थे? 50 लाख। अच्छा, 50 लोग नेपाल से, 50 लाख। तो क्या था कि पहले ये वो इंडिया की तरफ देखते थे एज अ स्पिरिचुअल गाइड, एज अ रिलीजियस गाइड इंडिया को, लेकिन हमारे यहाँ खुद लोग सनातन को लेकर बहुत एपोलोजेटिक थे। और मैं जब ये किताब लिख रहा था तो मैं इनको कहता था कि तुम हिंदुस्तान का रिलीजियस और वो पॉलिटिकल टेम्पलेट मत देखो, तुम तबाह हो जाओगे, वो तुमको सूट नहीं करता है। अब हुआ क्या है कि क्योंकि इंडिया में एक रेनेसां हुआ है और ये रेनेसां को कोई रोक नहीं सकता है। भाई कोई चीज गंगोत्री से चली है तो समुद्र में जाके ही रहेगी ना, मिलेगी जाके, तो कोई रोक सकता नहीं। तो उसका भी ये एक नतीजा है ये कि ये दुनिया भर में ये क्रैकडाउन हो रहा है। जियो पॉलिटिकली जो है भारत की स्थिति और जो सनातन की स्थिति है पहले से बहुत बेहतर है। भारत में कुछ कानून ऐसे लाए जा रहे हैं, ये सब भाई देखो, नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, टोटली डिपेंडेंट ऑन अस फॉर इट्स ट्रेड एंड अदर दिस, तो वो तो हर चीज के लिए भारत की तरफ देखते रहते हैं। तो अब जब वो भारत में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को देखते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, अब मतलब उससे भी एक ये प्रो मोनार्की का ये हुआ है, तो ये इसको कोई अभी इसको रोक नहीं सकता है। दूसरा चीज ये है कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव, फॉर एग्जाम्पल पोखरा में इन्होंने एयरपोर्ट बनाया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितना $250 मिलियन से कुछ, उस पे पोखरा पर इन्होंने $215 मिलियन ऑलमोस्ट चाइनीज ने खर्च किया। अब वहां पर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आते,
तो अभी एक टूरिस्ट ऑपरेटर्स ने खुद ही मतलब चेंगडू इन चाइना और यहाँ पोखरा में वो चार्टर्ड फ्लाइट्स का वो कर दिया है। ठीक है, चाइनीज इसको बोलते हैं कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का वो। अच्छा। ठीक है, इसी बीच अमेरिकन ने एक मिलीनियम क्या चैलेंज कुछ ऐसे था, मिलीनियम चैलेंज ये कॉन्सेप्ट ये करके वो बीआरआई का वो जवाब लेके आए थे। तो यहाँ पे अमेरिकन सारे प्लेयर, द चाइनीज आर ये प्लेयर है, द इंडिया इज अ प्लेयर। तो अभी जो है जियोपॉलिटिकली इंडिया का पलड़ा भारी हो गया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एंड दैट इज वाई ये जो इनको जो ट्रैक्शन मिल रहा है किंग ज्ञानेंद्र को, वो यही जियोपॉलिटिकल कारण है। तो अभी मैं क्या कहूँ, एक ये जो मैं कह रहा था कि लौ जला के रखी हुई है, तो ये तो फैल रही है बिल्कुल भाई। अगर फैली नहीं होती तो इतने ये उस दिन 10,000 पीपल वे देयर टू रिसीव ज्ञानेंद्र एट द एयरपोर्ट। अभी काठमांडू में जो हुआ है, ईस्ट काठमांडू में, वो 5,000 लोग थे। नाउ दिस इज व्हाट मैटर्स। ठीक है ना। अब ये मत, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्टोरल रूट क्यों ले रहे थे, तुमने लिया था इलेक्टोरल रूट। सही बात। ठीक है। तो कुछ ये कहते थे कि इलेक्टोरल रूट इज टू डिसाइड एज टू हु विल रूल, लेकिन कंट्री में कौन सी आइडियोलॉजी रहेगी उसके लिए तुमको लड़ना पड़ता है, मतलब सड़कों पे, तो सड़कों पे लड़ रहे हैं। सही बात है। ठीक है ना। तो इंतजार कीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग डे। और कहने को तो मुझे बहुत बहुत कुछ है, मतलब इसके बारे में, लेकिन मैं अपने बात यहीं तक आज सीमित रखूंगा, आगे और इस पे चर्चा। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि नए नए डेवलपमेंट्स होंगे अभी। जी जी जी। तो व्यूअर्स देखते हैं नेपाल के अंदर राजशाही कब तक वापस आती है और कब नेपाल हिंदू राष्ट्र बन पाता है। इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स।